नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर पार्ट 3। पिछले क्लास में हमने वेक्टर पार्ट 2 डिस्कस किया था और वेक्टर पार्ट 2 में हमने जाना था, समझा था कि वेक्टर को किस प्रकार से ऐड करा जाता है, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करा जाता है, ये हमने सीखा था। यानी आप बोल सकते हो कि पिछले क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को किस प्रकार से ऐड करा जाता है ये हमने सीखा था, ये हमने डिस्कस किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने दो तरीके से आपको समझाया था। एक हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकली, यानी एक हमने ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस किया था और एक हमने एनालिटिकल मेथड भी डिस्कस किया था। और आज की क्लास में यानी पार्ट 3 में यानी वेक्टर पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझने के बाद हम लोग समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी सबसे पहला टारगेट होगा हमारा कि भाई सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर को समझ लें। यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कि भाई वेक्टर को कंपोनेंट के रूप में, कंपोनेंट के सम के रूप में हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी सबसे पहले यूनिट वेक्टर, फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर कंपोनेंट। ठीक है, एंड फाइनली यानी एट लास्ट हम लोग जो है प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के बारे में, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? स्टार्ट हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर से। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया जाए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए यूनिट वेक्टर जो टर्म है आपका, ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये आपका सेल्फ डिफाइंड टर्म है। ठीक है, ये कंप्लीटली जो है सेल्फ डिफाइंड है। कैसे भाई? तो आपको पता है वेक्टर का मतलब है ना, वेक्टर का मतलब आपको पता है। आपको यूनिट का मतलब पता है कि भाई यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई यानी वन, है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यानी सिंपल तरीके से देखा जाए तो भाई क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वैसा कोई भी वेक्टर, वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, सिंपल सी बात है, वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई आपके पास कोई वेक्टर है। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई ए वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वन है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये जो वेक्टर है ये आपका एक यूनिट वेक्टर है। याद रखिएगा कौन सा वेक्टर है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। यानी सिंपल तरीके से फिर से एक बार कि भाई वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उस, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे? तो ए कैप से, यानी ए कैप क्या होता है तो समझ लीजिए, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये जो कैप है आपका, कैप जो है ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा ए कैप, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कैप जहां भी लग जाएगा तो समझ लो कि भाई वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर को समझ लिया। ठीक है, अच्छा एक बार क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए डेफिनेशन क्या है। तो भाई यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन, यानी वैसा वेक्टर जिसका एग्जैक्टली वन मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिसका एग्जैक्टली वन मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये आपका कोई क्या हो गया, वेक्टर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, कोई आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे देखो ध्यान से ए कैप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ए
कैप, यानी ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यानी इसका ये इकाई पार्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर का आइडिया लग गया होगा। ठीक है कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कैप जहां भी लग गया कैप, तो समझ लो कि वो है भैया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, और कुछ बातें, जैसे यूनिट वेक्टर जो होता है, ना ही इसके पास कोई डायमेंशन होता है, ना ही इसके पास कोई यूनिट होता है। तो याद रखिएगा, इट लैक्स बोथ, यानी डायमेंशन एज वेल एज यूनिट। इसके पास ना ही यूनिट होता है, ना ही क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो जब इसके पास ना ही यूनिट है, ना ही इसके पास, ना ही इसका डायमेंशन है, तो फिर इसका पर्पज क्या है। ठीक है, तो इसका एक ही पर्पज है। ठीक है, क्या है भैया, तो इसका पर्पज है कि भाई ये जो है ना डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका एक ही पर्पज है, क्या भैया, इट्स ओनली पर्पज इज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन स्पेस, यानी किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। ठीक है, स्पेस में किसी भी या कोई भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना ही इसका मेन पर्पज है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ना यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, और इसका एक ही पर्पज होता है, क्या भाई, तो डायरेक्शन को स्पेस में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। ठीक है, चलिए अब और कुछ डिस्कस किया जाए यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छा, अभी यूनिट वेक्टर तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न आ गया कि भाई आपके पास कोई वेक्टर गिवन है। ठीक है, और उसको बोला जा रहा है कि भाई आप उसको यूनिट वेक्टर के टर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तब उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको हम लोग उसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर है तो ऑब्वियस है कि भाई उसके पास क्या होगा, उसके पास आपका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। वेक्टर है तो ऑब्वियस है कि उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा। कोई भी वेक्टर है तो उसके पास ऑब्वियस है कि भाई उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कोई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर के पास ऑब्वियस है कि भाई क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और लोग ना, अच्छा, ऑब्वियस है कि भाई इस वेक्टर के पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब हमको डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कैप लगा देंगे, है ना। क्या है यहाँ पे ए कैप, तो ए कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है ना। यहाँ जो ए कैप है आपका, तो ये जो ए कैप है, ये ए कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड तो क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। याद रखिएगा, ये डायरेक्शन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार कि भाई इसका मेन पर्पज क्या था। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इसका मेन काम क्या है, यानी यूनिट वेक्टर के पास तो ना ही डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होता है। ठीक है, फिर इसका मेन पर्पज क्या है, तो इसका मेन पर्पज है कि भाई क्या करना, स्पेसिफाई करना, डायरेक्शन को क्या करना, स्पेसिफाई करना। और इसका वही डायरेक्शन होगा, यानी यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये भी याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। इसकी वैल्यू क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर है ना। ए कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका वही डायरेक्शन है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है। यानी वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड डॉट ए कैप। और लोग के ना यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब इसी बेसिस पर कहा गया है कि भाई किसी भी वेक्टर को, ये देखिएगा ध्यान से, कि भाई किसी भी वेक्टर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे भाई, तो प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे। यहां पे देखो, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है हम लोग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर देखो कैसे, हमको ये कैलकुलेट करना है, यानी हमको ए कैप हमको कैलकुलेट करना है, यानी ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी भी वेक्टर का या किसी भी वेक्टर को अगर बोला जाए कि भाई उसको आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट करो, ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले उस वेक्टर को लिख दोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या निकल जाएगा, उसका यूनिट फॉर्म निकल जाएगा, यहां से आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको कहां से आया ये समझ भी आ गया होगा और क्या से आया ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर का आइडिया लग गया होगा कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो फिर से भाई, तो यूनिट वेक्टर ये सारा था। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक जो पहला टारगेट था वो हमने कवर कर लिया, यानी यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, हमने समझ लिया। नाउ अब सेकंड टारगेट हमारा दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझना, कि भाई रिजॉल्व कैसे करा जाता है वेक्टर को, अब हमारा वो टारगेट है। ठीक है, चलिए अब उससे पहले है ना, उससे पहले यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है आज का। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले हमको एक दो पॉइंट और डिस्कस करना होगा। ठीक है, क्या भैया वो, तो ये तो यूनिट वेक्टर हमने समझ लिया कि भाई ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर को समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर को समझना होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, एक कार्टेशियन सिस्टम हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक 2D कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं। 2D का मतलब यहाँ पे केवल दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा, है ना। और 3D कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये देखिए, ये आपका 3D कार्टेशियन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी है, और यहाँ पे आपका जेड एक्सिस भी है, यानी यहाँ पे तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और आपका जेड एक्सिस भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2D देख लिया जाए, ठीक है, फिर 3D पे आया जाएगा। ठीक है, 2D में कितने एक्सिस, तो दो एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस आपका, इधर हो गया एक्स डैश, ये मान लो ऑरिजिन, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, अगर नहीं पता तो हमने इस पर स्पेशल बहुत सारे लेक्चर्स बना रखे हैं, एक बार आपने देख लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मान लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक का यानी एक्स के अलोंग ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 है। मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि भाई यहां से एक्स के अलोंग यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा वाई के अलोंग है ना, वाई के अलोंग मान लेते हैं कि भाई ये जो वाई के अलोंग ये जो डिस्टेंस है आपका ये 1 है, ये मान लेते हैं कि भाई वाई के अलोंग यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वाई 1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 है, लेकिन एक है एक्स के अलोंग, एक क्या है आपका वाई के अलोंग, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया। देखो फिर से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस, केवल हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रखा है। ठीक है, केवल पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ पे देखो मान लिया हमने कि भाई यहाँ से ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 है, ये हमने मान लिया कि भाई 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई वाई के अलोंग ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये भी हमने मान लिया। और लोग के ना, अब देखो अब यहाँ से हमने मेजर किया यानी इधर की तरफ, यानी ऑब्वियस है कि भाई इसके पास डायरेक्शन आ गया, यानी यहाँ तो वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों आई कैप से, क्योंकि कैप लगा, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है, हमने मान रखा है कि भाई इतने तक का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और इसका जब मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है कि भाई हम लोग इधर से माप रहे हैं यानी ऑरिजिन से माप रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये एक वेक्टर हो गया, और वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी एक्स के अलोंग है, वो भी किधर, एक्स के अलोंग है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। याद रखिएगा आई कैप, तो आई कैप क्या हो गया, तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा आई कैप यहाँ पे क्या हो गया, तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, किधर किधर भैया, तो अलोंग एक्स एक्सिस। याद रखिएगा आई कैप इज द
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये देखो, ये हमने कितना मान के रखा है भाई, ये 1 है आपका, यानी मैग्नीट्यूड तो पक्का आपको मिल गया, है ना, मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन भी है कि भाई ऊपर की तरफ है ना, यानी दोनों मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी है, यानी ऑब्वियस है कि भाई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आ गया। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा जे कैप। और जे कैप क्या होता है, तो याद रखिएगा जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जबकि जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग किधर भैया, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि जेड एक्सिस होता तो, ठीक है, सिमिलरली क्या होता, अगर जेड एक्सिस होता तो हम लोग बोलते भैया के क्या, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तीनों कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई कैप होता है। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जे कैप होता है। और जेड एक्सिस के अलोंग यानी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, याद रखिएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो के कैप, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पे आई कैप क्या है, यहाँ पे जे कैप क्या है, एंड यहाँ पे के कैप क्या है। एक बार फिर से, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जे कैप क्या है, तो जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे के कैप क्या है, तो के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यानी एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग और एक जेड के अलोंग। 3D होगा तो तीनों आएगा, है ना, 3D। और 3D आपको पता होगा 3D में क्या होता है, तो इन 3D देर आर 3 लाइन्स, है ना, इन स्पेस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डिवाइड्स द होल स्पेस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। ये आपको पता होगा कि भाई 3D में 3 लाइन्स होते हैं, है ना, और तीनों लाइंस जो होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो तीनों लाइंस होते हैं ये पूरे स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2D में क्या होता है, तो 2D में आपने पढ़ा होगा कि भाई 2D में 2 लाइंस होते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, पूरे प्लेन को वो क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2D मिलता है तो वहां पे 2 एक्सिस मिलेगा, है ना, और अगर 3D मिलता है तो वहां पे आपको 3 एक्सिस मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आई कैप, जे कैप एंड के कैप का अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये डायग्राम पर फोकस करो, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया होगा तो अब इस डायग्राम पर आप फोकस करो। चलो आ जाओ भाई, डायग्राम पे देखो आप, ठीक है। ये देखो, यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का मान लिया गया है कि भाई ये डिस्टेंस 1 है, और यहाँ पे डिस्टेंस जब 1 है यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकल गया, है ना, यहाँ पे क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। और मैग्नीट्यूड कितना है भैया, यहाँ पे 1 है। डायरेक्शन भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जब मैग्नीट्यूड 1 है तो ऑब्वियस है कि भाई यूनिट वेक्टर है, और वो भी एक्स के अलोंग है, यानी कौन सा कैप, तो ये आई कैप, यानी ये कितना हो गया, आई कैप। सिमिलरली ये आपका मान लिया गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 है आपका, ठीक है, और ये किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, यानी जे कैप। सिमिलरली यहां से यहां तक का मान लिया गया है कि भाई ये 1 है, और ये किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो के कैप। यानी याद रखिएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप यानी यूनिट वेक्टर, है ना, आई कैप यानी क्या चीज, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग, बस यहाँ पे केवल वाई कर देना है। यूनिट वेक्टर यानी आपका वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। आई कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड फाइनली ये वाला के कैप। के कैप क्या होता है, तो याद रखिएगा के कैप इज द यूनिट वेक्टर किधर भैया, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आई कैप, जे कैप और के कैप का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया किसके बारे में भैया, तो यूनिट वेक्टर के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, है ना, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक दो पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, जैसे क्या भाई, तो जब यहां तक का आई कैप हो गया, ये जब ये डिस्टेंस जब आई कैप है तो पूरा क्या होगा, ऑब्वियस है कि पूरा क्या होगा, एक्स आई कैप होगा, है ना, पूरा क्या होगा, एक्स आई कैप होगा। जब ये डिस्टेंस क्या है आपका, जे कैप है, तो पूरा क्या होगा, ये जो पूरा है आपका ये क्या होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जे, है ना, ये आपका जे वाई जे कैप है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, वाई जे कैप
है ना। सिमिलरली ये जब पोर्शन आपका के कैप है तो पूरा क्या होगा आपका, ये जो पूरा होगा क्या होगा आपका, तो यहाँ पे जेड के कैप होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है एंड के कैप क्या होता है। ठीक है, और ये उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां तक का है जे कैप, लेकिन पूरा क्या होगा, पूरा होगा वाई जे कैप। यहां तक का है आई कैप, लेकिन पूरा क्या होगा, तो एक्स आई कैप। यहां तक का है के कैप, ठीक है, लेकिन पूरा क्या होगा, पूरा होगा जेड के कैप। चलिए यहां तक हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा सेकंड टारगेट है, सेकंड टॉपिक है आज का। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है कि भाई रिजोल्व करना आपको। ठीक है, नाम से क्लियर है कि भाई आपको क्या करना है, रिजोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of given vector। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई वेक्टर गिवन है। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है आपका एक वेक्टर है। ठीक है, और ये मान लो कि ये जो वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट है। देखिए इसको हम आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग समझ क्या रहे हैं, तो अभी हम लोग समझ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, यानी एबीसी क्या हो गया, आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है आपका, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास कि भाई हमारे पास ये, हमारे पास जो होते हैं ना, ये दो साइड्स होते हैं, यानी 3 और 4 हमारे पास गिवन होता है। यानी यूजुअली हमारे पास जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास होता है, और हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, हमने क्या निकाला, 5 निकाला। तो जो हमने निकाला है ना, जो हमने क्या किया, निकाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, है ना। जो फाइनल रिजल्ट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट हमने कहाँ से निकाला, ये जो 5 हमने निकाला, 5 हमने कहाँ से निकाला, 3 और 4 के थ्रू निकाला। 5 जो हमने निकाला वो हमने 3 और 4 के थ्रू निकाला, यानी हमने कंपोनेंट से निकाला। हमने कहाँ से निकाला, कंपोनेंट से निकाला। यानी यहाँ जो 3 और 4 है, यहाँ जो 3 और 4 है, ये क्या है आपका कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट के थ्रू हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट था वो हमने निकाला, है ना। तो ये अभी तक हमने ये सीखा था कि भाई कंपोनेंट से, ठीक है, कंपोनेंट से रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाला जाता है मैथमेटिकली, अभी तक हमने ये सीखा था। ठीक है, क्या सीखा था भैया, कि कंपोनेंट से किस प्रकार से रिजल्टेंट निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमको, अब जो है हमको रिजल्टेंट से कंपोनेंट को निकालना है। फिर से क्या करना है, तो रिजल्टेंट से कंपोनेंट को निकालना है। तो सिंपल समझ लो, रिजल्टेंट से कंपोनेंट निकालने का जो प्रोसेस होता है, फिर से रिजल्टेंट से कंपोनेंट निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर से एक बार, तो यहां से देखो रिजल्टेंट से क्या निकालना है आपको, कंपोनेंट निकालना है। तो आर से सी निकालने तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ क्या चीज, वेक्टर। और लोग के ना यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से कि भाई क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी तक आप 3 4 से आपने 5 निकाला। ठीक है, अब आपके पास 5 गिवन है, अभी तक आपके पास 3 और 4 गिवन था तो आपने 5 निकाल लिया। लेकिन अब क्या है, आपके पास केवल 5 गिवन है और 5 आपको क्या निकालना, 3 और 4 निकालना है। ठीक है, तो 5 से 3 और 4 निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, या रिजल्टेंट से कंपोनेंट निकालने तक का जो प्रोसेस होता है, जो फेनोमेना होता है, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा अब एक दो पॉइंट और, ठीक है, क्या भैया वो, ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, मान लो कि आपके पास क्या है, एक वेक्टर है। अब उस वेक्टर को आप कितने भी, मतलब आप जो है ना उसको कितने भी कंपोनेंट में उसको आप तोड़ सकते हो।
ठीक है। आप कोई भी वेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो मान लो कि जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। मान लो कि आपके पास कोई भी गिवन वेक्टर है और वो जो गिवन वेक्टर है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे, देखिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, और इसको हमने मान लिया कि भाई ये कौन सा वेक्टर है आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमको इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कंपोनेंट मिलेगा, है ना। यानी हमको रिजल्टेंट से क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट जो है आपका, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। और कंपोनेंट आप कहाँ से निकालोगे, रिजल्टेंट वेक्टर से। तो रिजल्टेंट वेक्टर से जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो ये दो, कम से कम दो या दो से अधिक, ठीक है, कम से कम दो या दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम दो या दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि प्लेन में होगा, है ना, अगर प्लेन में होगा यानी 2D होगा, तो यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, है ना। यहाँ पे कितने कंपोनेंट मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। अगर 3D होगा, अगर क्या होगा 3D, तो वहां पे आपको किसी भी वेक्टर को, यानी कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को आपको थ्री कंपोनेंट, ठीक है, थ्री कंपोनेंट में स्प्लिट करना होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कम से कम दो या मैक्सिमम कितना, तीन। क्योंकि हम लोग 2D और 3D हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, हम लोग जो है 2D और 3D में डिस्कस करते हैं। तो अगर 2D में, अगर आपको, ठीक है, क्या आपको रिजल्टेंट वेक्टर को अगर स्प्लिट करना हो कंपोनेंट में तो कितना कंपोनेंट हमको मिलेगा, दो कंपोनेंट मिलेगा। अगर 3D में होगा यानी स्पेस में, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर को स्प्लिट करना हो किस में, कंपोनेंट में, तो हमको कितना कंपोनेंट मिलेगा, तीन कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर से। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को स्प्लिट करना है, कंपोनेंट में स्प्लिट करना है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से स्प्लिट करना है, यानी स्प्लिटिंग करना है आपको, लेकिन इस प्रकार से कि भाई देयर कंबाइन इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, यानी आपको जोड़ने पर, ठीक है, यानी कंपोनेंट को जोड़ने पर आपको वापस से क्या मिल जाए, रिजल्टेंट मिल जाए, ठीक है। रिजल्टेंट को तोड़ो, आप कंपोनेंट में तोड़ो, अगर 2D होगा तो आपको दो कंपोनेंट मिलेगा, 3D होगा तो आपको तीन कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि भाई जब वापस जोड़ो तो वापस आपको रिजल्टेंट मिल जाए, ठीक है। आपको इस प्रकार से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा 2D में कितना होगा, कितना कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट, ठीक है। 2D में दो कंपोनेंट, जबकि 3D में तीन कंपोनेंट, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, क्योंकि 2D है तो भाई x के अलोंग होगा, एक y के अलोंग होगा। 3D में x के अलोंग भी, y के अलोंग भी और z के अलोंग भी, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर है, तो ये मान लो कि भैया ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये आपका जो फाइनल वेक्टर है, यानी ये एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। और लोग ना, और ये जो वेक्टर है, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, है ना, ये एक्स वाई मान लो कोई क्या है, पॉइंट है। अब ये जो वेक्टर है आपका, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेक्टर है किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट है P, प्लेन में कोई पॉइंट है P, उसके पोजीशन को ये स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। प्लेन में कोई पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, अब उसके पोजीशन को ये स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तब इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। याद रखिएगा कौन सा वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो सिंपल सा तरीके से आपको याद रख लेना है कि भाई एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के लोकेशन को स्पेसिफाई करे। फिर से, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के लोकेशन को वो क्या करे, स्पेसिफाई करे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दो कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट और फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, किसी भी पोजीशन को लोकेट कर रहा है कि भाई ये यहाँ पे पॉइंट है, तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो बोलेंगे फ्री वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ये मान लो कि आपका क्या था, कौन सा वेक्टर था, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ठीक है, जो कि एक
पोजीशन वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, इस पॉइंट को पी एक्स वाई को लोकेट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। दैट इज वाई ये कौन सा है आपका, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेकिन इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर मानो। ठीक है, हमको क्या करना है, इस रिजल्टेंट को हमको इसके कंपोनेंट में तोड़ना है। और कितने कंपोनेंट में तोड़ना है? 2 कंपोनेंट में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, 2D। ठीक है, 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, एक्स के एलोंग होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, वाई के एलोंग होगा। ठीक है, तो ये देखो, एक कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स के एलोंग आ गया, एक कंपोनेंट क्या आ गया आपका, वाई के एलोंग आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, यानी ये वाला और ये दोनों क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया। किसका कंपोनेंट हो गया भैया, तो ये वेक्टर का, ये जो फाइनल वेक्टर था, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर था। और लोग के यहाँ तक ना। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्या भैया, थोड़ी देर पहले हमने आपको यूनिट वेक्टर बताया था। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, आई कैप है, लेकिन पूरा क्या होगा, एक्स आई कैप है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देखना। ठीक है, क्या होगा, तो भाई मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये क्या था, ऑरिजिन था। ये जो वेक्टर था, ये कौन सा वेक्टर था, ये आपका था रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया। यानी एक कंपोनेंट ये मिल गया, यानी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आप आई कैप के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, जे कैप के टर्म में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और कैसे कर सकते हो वो हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यानी वेक्टर ए इक्वल टू क्या निकल गया, ए एक्स आई कैप। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से यहां तक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट, आई कैप वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बार आप फिर से देख लो एक बार इसको। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आई कैप है, तो पूरा क्या होगा, पूरा होगा एक्स आई कैप, है ना, पूरा क्या होगा, एक्स आई कैप। ये डिस्टेंस है जे कैप, लेकिन पूरा क्या होगा, पूरा होगा जे। ठीक है, यहाँ पे जे के कैप, सॉरी जे कैप, है ना, वाई जे कैप। ठीक है, ये क्या होगा आपका, यहां से तो है के कैप, लेकिन पूरा क्या होगा, तो पूरा होगा जेड के कैप। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आई कैप लगा दिया। ठीक है, और आई कैप क्या है, तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या है, तो जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी हम लोग वेक्टर ए को क्या कर सकते हैं, आपका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, है ना, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो और ये जो पूरा फेनोमेना होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये आएगा कितना। ठीक है, ये जो है एग्जैक्टली आएगा कितना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, वापस से एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर था, तो ये हमारा था रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये जो वेक्टर था हमारा, ये हमारा था रिजल्टेंट क्या चीज, वेक्टर था। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट थे। तो ये कौन सा कंपोनेंट था, ये था आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये हमारा था हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ पे था। और ये था हमारा, ये कौन सा था, ये हमारा था वर्टिकल कंपोनेंट। और क्योंकि हम लोग 2D में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 2 कंपोनेंट है। वही 3D होता तो 3 कंपोनेंट हो जाता। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या चीज, थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पता है, क्या पता है भाई, कि हमको जो है ये कंपोनेंट निकालना है, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और हमको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना, हमको ये दोनों कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, यानी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये जो कंपोनेंट आया। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है आपका, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि भाई ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अच्छा, तो सबसे पहले बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है ना, बेस और हाइपोटेनस में, तो आपको पता है कि भाई बेस और हाइपोटेनस में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका बेस, यानी ये आपका कौन सा कंपोनेंट, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, है ना, अपॉन एच। और एच यहाँ पे क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, यहाँ से हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमने यहाँ से निकाल लिया। तो याद रखिएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है, तो a cos थीटा। फिर से हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना, तो a cos थीटा। ठीक है, अब क्या, तो भैया ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। और आपको पता होगा कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, तो साइन का होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच। तो यहाँ से हमने क्रॉस किया तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, तो याद रखेगा कि भाई अगर आपका वेक्टर ए है, अगर आपके पास क्या है, वेक्टर ए है, तो आपका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो ए साइन थीटा होगा। यानी ये दोनों जो मिल गए, यानी ए साइन थीटा और ये जो मिल गया आपको ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए कंपोनेंट्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये ए क्या था आपका, ए जो था आपका ये था रिजल्टेंट्स, यानी हमने रिजल्टेंट से कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, और हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया कि भाई अगर हम लोग इन दोनों को ऐड भी करते हैं तो वापस हमको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा ये भी देख लो थोड़ा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करा, दोनों को इस प्रकार से हमने स्प्लिट करा हुआ है कि भाई अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वापस से हमको हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट से कंपोनेंट का जो पूरा फेनोमेना होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब देख लो एक बार, ये कौन सा कंपोनेंट था, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये देखो ये वर्टिकल है और ये कितना था, तो ये था ए साइन थीटा। ये क्या था आपका, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, तो ये कितना था, ए कॉस थीटा, है ना। अब क्या करो, अब इन दोनों को करके देख लो, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, है ना। अब इन दोनों का स्क्वायर करके आप देख लो, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी करके दिखा देते हैं आपको, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी 1, यानी ए हो गया आपका, यानी वापस हमको क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, यानी हमने ए को स्प्लिट कर दिया, किस प्रकार से, हमने 2D था तो हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल में, यानी हमने एक्स के अलोंग भी स्प्लिट कर दिया, वाई के अलोंग भी, यानी हमने कंपोनेंट के फॉर्म पे उसको स्प्लिट कर दिया। और हमने ये भी देख लिया कि भाई दोनों को जोड़ने पर हमको वापस यही मिल जा रहा है, यानी ये दोनों हमारा कंपोनेंट जो है एकदम सही है। और लोग के ना, अच्छा तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका जो है आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यानी सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट प्लस क्या चीज, आपका वर्टिकल का कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, आप एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये एंगल आप, तो एंगल कैसे निकालोगे आप, तो पता है आपको भाई टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये है आपका क्या चीज, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो मान लो कि भाई ये आपका ए वाई है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये ए एक्स है, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, यानी पी बाई बी, यानी ए वाई बाई ए एक्स। तो यहां से हमने थीटा निकाल दिया, तो थीटा कितना निकल गया, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, है ना। ए वाई यहाँ पे क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है, जबकि एक्स क्या है, तो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लिया, हमने 2D में देखा, लेकिन अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो 2D में। अब क्या, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D में। ठीक है, तो सिंपली आप समझ लो, पहले यहाँ पे देखो 2D में क्या होगा, 2D में ये होगा कि भाई वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, जबकि 3D में क्या हो जाएगा, इसमें जेड वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3D में आपका जेड वाला, ये देखो केवल ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये केवल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे आएगा। ये तो हमको पता है कि भाई ये कैसे आया, यहाँ तक का 2D है, केवल ये ऐड हो गया है। अब ये कैसे ऐड हुआ, ये थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, है ना, कि भाई ये कैसे ऐड हुआ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट क्या है, P। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। और लोग के ना, अच्छा हमको करना क्या है, इस पॉइंट के पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। दैट इज वाई हमने क्या करा, ओरिजिन से
ठीक है, ऑरिजिन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है ना, ऑरिजिन से हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको यहाँ पे एक वेक्टर मिल गया। और ये वेक्टर का नाम क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया हमारा ओपी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया। और लोग ना, अच्छा ओपी कौन सा वेक्टर है, तो ओपी यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है। क्यों पोजिशन वेक्टर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो वेक्टर है स्पेस में, ये पी जो पॉइंट है उसके पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई जो है ओपी कौन सा वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर ए है। यानी हमने एक तरह से मान लिया है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, यानी जो ओपी वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर ए है। और लोग के अच्छा, हमको करना क्या है कि ये जो वेक्टर है यानी वेक्टर ए जो है, ठीक है, इसको मान लो कि ये भैया ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये स्पेस की बात हो रही है यानी 3D की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितने कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट्स होंगे, है ना, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि ये जो वेक्टर ए है या ओपी वेक्टर है, ठीक है, या ए वेक्टर है या रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हमने क्या करना है, इस वेक्टर को यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हमने तीनों कंपोनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। यानी हमको जो है इस वेक्टर को यानी वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व करना है। क्या करना है, हमको इसको रिजॉल्व करना है। और किस फॉर्म पे रिजॉल्व करना है, तो तीनों कंपोनेंट के सम के रूप में हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। यानी हमको ये लाना है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, यानी हमको ये लाना है। ठीक है, ये तो हमने रट लिया कि भाई ये है, लेकिन ये आया कैसे वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर है अच्छे तरीके से। अब देखो, ठीक है, अभी देखो ये वाला पोर्शन यानी यहां से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये अगर ए वाई है तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा यानी ये वाला पोर्शन, यानी ये देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, ये वाला पूरा पोर्शन भी क्या होगा, ए वाई होगा, ए वाई वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ए वाई वेक्टर है तो ऑब्वियस है कि भाई ये भी क्या होगा, आपका ए वाई वेक्टर होगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है ना। अच्छा, हमको करना क्या, हमको ये वेक्टर निकालना है, यानी हमको वेक्टर ए निकालना है। ठीक है, हमको जो है वेक्टर ए निकालना है। अब खुद सोचो ये वेक्टर ए कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, यानी ओ से पी की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो हमको इसका डायरेक्शन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, फील करो आप। ये ऑरिजिन है आपका, तो सबसे पहले हमको यहां से यहां जाना पड़ेगा, यानी ओ से ए की तरफ जाना पड़ेगा, ए डैश की तरफ। यानी सबसे पहले मान लो कि ये जो वेक्टर है ओ ए डैश जो है, ये मान लो कि भाई ये जो वेक्टर है, मान लो ये वाला जो है, ये मान लो कि भाई कौन सा वेक्टर है, तो ये ए डैश वेक्टर है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर, ए डैश वेक्टर है। और ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका ए वाई वेक्टर, है ना। यानी इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वेक्टर ए मिल जाएगा, है ना, हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक अच्छा, ए वाई तो है आपके पास, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा क्या, ए डैश वेक्टर है। ठीक है, अब क्या बचा, ए डैश वेक्टर। अच्छा, यानी हमको करना क्या है, ए डैश वेक्टर को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। किस टर्म में, y तो हमको मिल चुका है ना, हमको तो y मिल चुका है, और हमको x y z तीनों फॉर्म पे चाहिए। यानी बचा क्या, x और z, यानी हमको ए डैश को x और z के फॉर्म पे, x और z के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, सम के फॉर्म में हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, आपका ए डैश है ना, ये जो है आपका ये ए डैश है कि नहीं। अब खुद सोचो ये ए डैश कब मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, देखिए इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये ए डैश, है ना। अब ये ए डैश आपको कब मिलेगा, फील करो आप, खुद सोचो कि ये जो ए डैश है, ये ए डैश आपको कब मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है ए डैश को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस एक्स जेड, है ना, ए एक्स प्लस एक्स जेड लिख सकते हो कि नहीं, ए एक्स प्लस ए जेड। कैसे कैसे, ये थोड़ा समझ लो। देखो आपको ये चाहिए, है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन ए एक्स है, क्या आपका ए एक्स वेक्टर है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है, यानी ये वाला पोर्शन कितना है आपका ए एक्स है ना, ये क्लियर है। अच्छा, ये कितना है आपका एजेड है ना, ये वाला जो पोर्शन क्या है, एजेड है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी क्या होगा, एजेड होगा। फिर से हो सकता है कि आपको यहाँ नहीं समझ आया होगा, फिर से एक बार ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, यहां से यहां तक का पोर्शन क्या है, एक्स है, ये पोर्शन एक्स है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी क्या होगा, एक्स होगा। और लोग के यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये पोर्शन क्या है, एजेड है,
तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन ये भी क्या होगा, एजेड होगा। यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अच्छा, तो हमको क्या चाहिए, हमको ए डैश चाहिए, हमको ए डैश चाहिए। तो ए डैश जो होगा कब मिलेगा हमको, जब हम लोग यहां से यहां आते हैं, यानी ए से एक्स, ए एक्स प्लस ए जेड करेंगे तभी ना हमको ए डैश मिलेगा। किस रूल से, तो भैया ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन से, जो हमने पिछले क्लास में भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो हम लोग ए डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए जेड लिख सकते हैं, यानी हमको वेक्टर ए मिल गया, है ना। वेक्टर ए यानी जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर था उसको हमने कंपोनेंट के सम के रूप में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। यानी वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिल गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या मिल गया हमको, ए जेड के कैप मिल गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म मिला इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। और जब भी आपको वेक्टर मिलेगा तो आपको इसी फॉर्म पर मिलेगा। ठीक है, यानी कंपोनेंट फॉर्म पर ही मिलेगा, यानी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म पे ही हमेशा आपको वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वेक्टर यानी कोई भी वेक्टर अगर आपको मिलता है तो आपको हमेशा कंपोनेंट फॉर्म पे मिलता है। और कंपोनेंट फॉर्म कैसे आया, 2D का भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने 3D का भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। एक बार इसको हम जो है ना फिर से एक बार इसको आपको समझा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको नहीं समझ आया होगा। ठीक है, दैट इज वाई हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार इसको, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। ठीक है, देखिए फिर से, ये वाला पोर्शन क्या है, ए वाई है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाला जो पोर्शन होगा, है ना, ये वाला पोर्शन यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, ए वाई होगा। एकदम क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हमको ये चाहिए, यानी हमको ये वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर कब मिलेगा हमको, जब हम ए वाई को और ये वाला पोर्शन ए जेड को ऐड करेंगे, है ना, तभी हमको मिलेगा। ए वाई को और ए जेड को ऐड करेंगे, यानी ए यहाँ से हम लोग ओ से ए डैश, मान लो ए डैश मान लो, ऐसे इसको आप ए डैश मान लो, ए डैश और ए वाई को ऐड करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा। ठीक है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ए डैश चाहिए, है ना। अब ए डैश कब मिलेगा, ठीक है, तो ए डैश हमको जब हम लोग यहाँ से यानी इधर आएंगे, पहले एस एक्स, ठीक है, फिर हम लोग इधर आएंगे। तो ये अगर एजेड है तो ऑब्वियस है कि भाई ये भी क्या होगा, आपका एजेड वेक्टर होगा। यानी ए एक्स वेक्टर प्लस एजेड वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ए डैश वेक्टर मिल जाएगा, है ना। यानी ए डैश हमको मिल गया। ठीक है, और हमने सिंपल जोड़ दिया तो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D या कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब क्या, अब जो है, अब हमने जो यहाँ पॉइंट लिया था, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट P था। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स थे, है ना। और इस वेक्टर को हमने क्या बोला था, ओपी को हमने क्या बोला था, रिजल्टेंट वेक्टर। या इसको हमने बोला था कि भाई ये हमारा पोजिशन वेक्टर है ना, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर कितना है तो ये भी हमने एक्सप्रेस कर दिया। किस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया उसको हमने, तो कंपोनेंट फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया, है ना। कंपोनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया या कंपोनेंट फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया, है ना, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब ये जो वेक्टर है आपका कौन सा वेक्टर, यानी जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, यहाँ पॉइंट था, पी था, एक्स वाई जेड था, है ना। और ये क्या था आपका ओ था। ठीक है, ये क्या था, ओ था, यानी ओपी आपका जो था, ओपी कौन सा वेक्टर था, ओपी था आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओपी कौन सा वेक्टर था, तो ओपी आपका था पोजीशन वेक्टर। ऑल ओके ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, फिर से क्या कर रहा है भाई, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कहां से मिला, पोजीशन वेक्टर हमने कहां से मिला, कि तो हमने माना था कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, स्पेस में एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और उसको हमने ऑरिजिन से उसको हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये ओपी मिल गया वेक्टर, ओपी को हमने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर बोल दिया, है ना। ओपी को हमने क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर बोल दिया। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, जिसको हमने क्या माना है, हमने यहाँ पे इसको वेक्टर ए माना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हमने क्या माना है, वेक्टर ए माना है। और ये अभी हमने देख लिया कि भाई वेक्टर ए को हम लोग किस प्रकार से कंपोनेंट फॉर्म पे लिख सकते हैं, या कंपोनेंट के सम के रूप में, सम के फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं वो हमने देख लिया, जिसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला। ठीक है, अच्छा अब यही जो पोजीशन वेक्टर है, या यही आपका जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये जो वेक्टर ए है अब क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, ये एक एंगल बना रहा है। और ये कौन सा एंगल बना रही है, देखो ये एंगल बना रहे अल्फा। ठीक है, तो ये एक्स के साथ भी एंगल बनाएगा,
ठीक है। ये आपका y के साथ भी, ये देखो y के साथ भी एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा, है ना। यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा। और यही जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये आपका जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, दैट इज क्या चीज, गामा। ठीक है, ये देखो क्या है आपका गामा, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, कौन सा पोजीशन वेक्टर भैया, यानी ओपी, यानी जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या बनाएगा, तो एंगल बनाएगा। तो और ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, याद रखेगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। फिर से डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, यानी ये जो वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस से साथ एक एंगल बनाएगा। वो कौन सा एंगल, ये अल्फा यहाँ पे एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो बीटा एंगल बना रहा है। जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो गामा एंगल बना रहा है ना, कौन सा एंगल बना रहा है, तो गामा एंगल बना रहा है। और किस सेंस में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्यों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजिशन वेक्टर है वो 3 एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी। लेकिन किस सेंस में, तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल बना रहा है। यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से कि भाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, इस एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल। फिर से डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, तो दीज आर द एंगल्स, ठीक है, दीज आर द एंगल्स मेड बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दीज आर द एंगल्स मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, यानी अल्फा बीटा गामा, याद रखेगा। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अल्फा बीटा गामा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो आप, अब हमको जो है ये एंगल्स को निकालने होंगे, है ना। ये तो हमने समझ लिया कि भाई डायरेक्शन एंगल क्या होता है। अब हमको करना क्या है, ये एंगल्स को निकालना होगा। ठीक है, अब ये एंगल्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो थोड़ा फील करो, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, कि भाई ये एंगल्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखो, आपको पता है, क्या पता है भाई, ये तो आपको पता है, यानी वेक्टर ए पता है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर पता है आपको। ठीक है, और ये आपको पता है, यानी एंगल कहाँ बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट कौन सा था, तो ये आपका जो पॉइंट था, जो स्पेस में आपने पॉइंट कंसीडर किया था, दैट इज पी। और इसका कोऑर्डिनेट कितना था, तो इसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में बन रहा है, इसके बीच में, यानी ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बन रहा है। फिर से एक बार देखिए, एंगल तो हमने समझ लिया कि भाई एंगल बन रहा है, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा है, जिसको हमने क्या बोला, डायरेक्शन एंगल बोल दिया। अब हमको वो एंगल निकालने हैं कि भाई वो एंगल किस प्रकार से निकलेंगे, है कि नहीं। अब देखो, तो हमने ये देखा कि भाई हमको पता है कि भाई गिवन एंगल ये है, तो गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। गिवन एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये एंगल किस किसके बीच में बन रहा है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो बचा ये ना, ये तो बेस हो गया। ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, वो बेस और हाइपोटेनस के बीच में बन रहा है ना। ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में, बेस के बीच में और हाइपोटेनस के बीच में आपका ये एंगल बन रहा है। और लोग के यहाँ तक अच्छा, जब बेस और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बन रहा है, यानी ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस लगाएंगे, यानी कॉस अल्फा हो गया, है ना, कॉस अल्फा। और कॉस थीटा, यानी कॉस अल्फा यानी क्या चीज, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, यानी ए एक्स। और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट था, ये एक्स कंपोनेंट था। तो इस प्रकार से हम लोग एक्स कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, कॉस अल्फा को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अल्फा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। अल्फा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल।
ठीक है, लेकिन पूरे कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे, एल। ठीक है, कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे, एल। और यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया कि भाई एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो याद रखिएगा ए कॉस अल्फा, और यहाँ पे ए क्या है आपका, ठीक है, ए ये आपका ये जो है पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने क्या बोला, ए बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे उसका। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये जो आपका पोजीशन वेक्टर था, ये जो कौन सा वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर जो था, ये वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहे हैं, और ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, बीटा, है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा लेंगे, कॉस लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का केस है। तो ये यहाँ से हमने कॉस बीटा निकाल दिया। ठीक है, केवल बीटा होता तो बोलते डायरेक्शन एंगल, केवल बीटा होता तो क्या बोलते हम लोग, उसको बोलते कि भैया ये डायरेक्शन एंगल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉस लग गया, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलेंगे एम। ठीक है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, एम। यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ से हमको वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। तो वाई कंपोनेंट कितना निकल गया, ए कॉस बीटा। और यहाँ पे देखिएगा ए वेक्टर नहीं है, यहाँ पे ए आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। यहाँ भी देख लीजिएगा, ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर, ये जो ए है जो आपका, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वाई कंपोनेंट। इसके साथ साथ ये जो एंगल बन रहा है एल, ठीक है, यानी कॉस अल्फा, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग एम यानी कॉस बीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। और सिमिलरली यहाँ से हम लोग क्या चीज, एन है, इसको हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, यानी कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। और यहाँ से हम लोग क्रॉस करके जेड कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ से हम लोग जेड कंपोनेंट भी जो है हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या है आपका, तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था या जो पोजीशन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये कॉस अल्फा तो आपको पता है, ये सॉरी कॉस गामा पता है। गामा क्या है, तो गामा इज द एंगल। ठीक है, गामा इज द एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एंगल, सॉरी गामा इज द एंगल, गामा क्या है यहाँ पे, एंगल है। किसके किसके बीच का एंगल है, तो भैया पोजीशन वेक्टर, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर था आपका, है ना, और आपका जेड एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है उसको हमने यहाँ पे क्या बोला, गामा बोला। ठीक है, केवल गामा को, ठीक है, केवल गामा। लेकिन अगर हम लोग वहां पे कॉस गामा लगा देंगे तो वो हो जाएगा एन, वो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई एल का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे एल का मतलब क्या है, और एम का मतलब क्या है, और एन का मतलब क्या है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। क्या हमने समझ लिया कि भाई अल्फा बीटा गामा क्या है। देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, याद रखिएगा डायरेक्शन एंगल। फिर से, अल्फा बीटा गामा क्या है, ये है डायरेक्शन एंगल। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अगर हमें हमने क्या करा, इसमें कॉस लगा दिया है ना, जैसे ही हम लोग इसमें कॉस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखिएगा ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। पहले क्या था, सिंपल डायरेक्शन एंगल था, लेकिन जैसे ही उसमें हमने कॉस लगा दिया, है ना, तो वो क्या बन गया, वो बन गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो इट इज द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो आपका क्या चीज, एंगल जो हो गया, ठीक है, ये जो एंगल हो गया, उस एंगल को बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने कॉस लगा दिया, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो आपका अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, ये जो आपका अल्फा बीटा और गामा है, ये क्या है आपका, तो ये है आपका डायरेक्शन एंगल। याद रखिएगा ये क्या है आपका, डायरेक्शन एंगल। और डायरेक्शन एंगल क्या होता है, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया डायरेक्शन एंगल। जब इसमें हमने कॉस लगा दिया, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमने जब इसमें लगा दिया, यानी कॉस जो हमने इसमें लगा दिया, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉस हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कोसाइन, यानी ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा एल एम एन, एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन यानी क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन, और अल्फा बीटा गामा यानी डायरेक्शन एंगल। और लोग के ना, चलिए यहां तक क्लियर हो गया क्या क्या होता है भाई, किस प्रकार से होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और उम्मीद है आपको डायरेक्शन कोसाइन भी समझ आ गया होगा, यानी एल एम एन। याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्या भैया, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो नंबर, ठीक है, नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन।
ठीक है, वैसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के वैसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। याद रखिएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि भाई इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, इसमें डायरेक्शन एंगल क्या है। ठीक है, डायरेक्शन एंगल तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि भाई ये जो आपका ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है और ये जो गामा है, ये डायरेक्शन एंगल है। जब इसमें हम लोग कॉस लगा देंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, जिसको हम लोग एलएमएन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने कंपोनेंट फॉर्म पे हमने लिख रखा है। ये मान लीजिए क्या है, आपका कोई वेक्टर हो गया, कोई आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और इसको हमने कंपोनेंट वेक्टर के सम के रूप में हमने एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा, हमको करना क्या है, हमको जो है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो यहां से हम लोग अल्फा बीटा गामा तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि भाई कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है ना। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा हमने आपको बता रखा है, तो हम लोग आराम से यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको कॉस बीटा बता रखा है, तो यहाँ से हम लोग आराम से बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको कॉस गामा बता रखा है, तो यहाँ से हम लोग गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या, अब इसका हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा है कि भाई क्या करेंगे, इसका 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 स्क्वायर करेंगे, है ना, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, उम्मीद है आपको अल्फा बीटा गामा का आइडिया लग गया होगा, एलएमएन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन और याद कर लो कि भाई एलएमएन में क्या रिलेशन है, तो एलएमएन में रिलेशन है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। क्या भैया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है 1। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, क्या भैया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रख लेना है। यहां तक क्लियर हो गया, और इसी बेसिस पर ये डिराइव किया गया है, क्या भैया, कि आप जो है मैग्नीट्यूड किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए ये हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो अभी तक हमने क्या किया था, जो हमारे पास वेक्टर था, जो रिजल्टेंट वेक्टर था, उसको हमने क्या करा था, उसको हमने स्प्लिट करा था। सबसे पहले कंपोनेंट फॉर्म पे स्प्लिट करा था, और हमने देखा कि भाई तीनों कंपोनेंट को, यानी जो तीनों कंपोनेंट हमारे पास हैं, तीनों को हमने जोड़ा तो हमको वापस से रिजल्टेंट मिल गया, यानी हमने रिजॉल्व कर दिया वेक्टर को। अब जो वेक्टर है, जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया। एंगल हमने किस प्रकार से कैलकुलेट करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या भैया, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, मान लो कि वेक्टर ए है और हमारे पास वेक्टर बी है, हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है, आई वाले को आई वाले के साथ, यानी आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ, यानी एक्स एक्सिस वाले को एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस वाले को वाई के साथ, जेड एक्सिस वाले को जेड के साथ। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल देखो, इन दोनों को एक साथ, तो यहाँ से आई कैप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ तो यहाँ से जे कैप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ तो यहाँ से के कैप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, आई वाले को आई के साथ, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है स्पेस में। ठीक है, अभी तक बात हो रही थी कि भाई आपके पास एक पॉइंट है, अब मान लो कि आपके पास दो पॉइंट, एक पॉइंट है आपका P1, दूसरा पॉइंट है P2। P1 का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि भाई x1 y1 z1 है, दूसरे का यानी P2 का जो है दैट इज x2 y2 z2। और आपसे पूछा गया है कि भाई आपको जो है क्या करना है, इन दोनों पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी आपको वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको मान लो कि हमको P1 P2 निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, P1 P2 निकालना है, या मान लो हमको P2 P1 निकालना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो ये हो गया आपका O। ठीक है, तो ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, क्या भैया, कि OP1 है ना, बेसिक ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन की, भाई OP1 प्लस ये क्या हो गया आपका P1 P2 है ना, प्लस हो गया P1 P2
इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओपी, क्या चीज, OP2। ठीक है, ये हमने रूल आपको पढ़ा रखा है किसमें, तो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन में। क्या होता है ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, कि भाई अगर आप लगातार लोगे, ठीक है, इफ ऑल द साइड्स, नॉट ऑल द साइड्स, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, P1 P2। तो P1 P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 P2 क्या निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा OP2 माइनस OP1 निकल जाएगा, है ना, OP2 माइनस OP1, है ना। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यानी अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको कंपोनेंट फॉर्म पे, ठीक है, सबसे पहले उसको आप कंपोनेंट फॉर्म पे, अगर कंपोनेंट समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म पे, ठीक है, ये जो है ना आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म पे, सबसे पहले उसको आप एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, कोई भी अगर आपको पॉइंट मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यही करना है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस क्या चीज, z2 k कैप। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, अच्छा, क्या करना, घटाना है, यानी OP2 में से क्या घटाना है, OP1 घटाना है। ठीक है, OP2 में से OP1 घटाना है। तो OP2 कितना है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन है। OP1 क्या है, ये है। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। तो कैसे घटाओगे, सिंपल सा रूल है, आई वाले को आई के साथ। ठीक है, आई वाले को आई के साथ। तो यहाँ से आप आई कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, प्लस जे कैप वाले को जे कैप में से, यानी जे कैप यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा आपको, y2 माइनस y1 हो जाएगा, है ना। प्लस प्लस क्या, अब जेड वाला, तो जेड वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जेड वाला भी निकल जाएगा। तो जेड वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जेड के कैप कॉमन ले लो, के कैप अगर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, वेक्टर निकाल दिया। ठीक है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, कोई भी दो अगर आपके पास पॉइंट है, ठीक है, अगर दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो वो लाइन या वो वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन एक ही है कि सबसे पहले उसको आपको जो है कंपोनेंट फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, या रेक्टेंगुलर फॉर्म पे उसको एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्राइंगल्स रूल ऑफ एडिशन लगाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, सपोज इसका आपको मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना होता तब क्या करते आप, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता तो तब आप क्या करते, इसका स्क्वायर करते, प्लस इसका स्क्वायर, फिर रूट लगा देते हैं ना, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाता, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाता, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाता। फिर इस पे आप क्या कर देते, अंडर रूट लगा देते। तो इस प्रकार से क्या मिल जाता, आपको मिल जाता कि भैया P1 P2 का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब यहाँ से आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो कैसे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगर यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो वेक्टर ए बटा में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि भाई जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई घटाते कैसे हैं, और घटाने के थ्रू यानी सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई भी दो पॉइंट हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सबसे पहले उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और उसका हम लोग वेक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, उसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म पे किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, है ना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट और हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है भैया, वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं क्या भैया, कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, दूसरा है कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट। ठीक है, एक P पॉइंट है, दूसरा कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन से मिला देंगे, यानी हम लोग सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का पोजीशन माने दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट को यानी P को और Q को हम लोग कहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। और जब ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया, आपका वेक्टर बन गया। कौन सा वेक्टर बन गया, तो पोजीशन वेक्टर बन गया। यानी जो ये जो OP है ये भी एक वेक्टर बन गया, यानी पोजीशन वेक्टर बन गया। ये जो OQ है ये भी आपका एक पोजीशन वेक्टर बन गया। इसको हमने मान लिया वेक्टर A और इसको हमने मान लिया वेक्टर B।
ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि भाई ये जो ओपी है आपका, नॉट ओपी, पी क्यू, ये जो पी क्यू है, ठीक है, इस पर कोई पॉइंट है, इस पर कोई पॉइंट है, दैट इज आर। अब ये जो पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। फिर से हमारे पास क्या था पहले, एक एक नहीं दो पॉइंट थे, पी और क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ऑरिजिन से दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास दो वेक्टर मिल गए, दो पोजिशन वेक्टर मिल गए। एक मिल गया ओपी, दूसरा मिल गया ओ क्यू। ओपी को हमने मान लिया कि भाई ये वेक्टर ए है, और ओ क्यू को मान लिया कि भैया ये हमारा वेक्टर बी है। यहां तक ठीक है। और हमने मान लिया कि भाई एक पॉइंट है, यानी पी क्यू पर एक पॉइंट है, दैट इज आर। वो क्या कर रहा है, पूरे पी क्यू को m/n रेशियो में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है ना, m/n रेशियो में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इस आर को हमने ऑरिजिन से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यानी यहां भी एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, इसको हमने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमको यही वेक्टर आर कैलकुलेट करना है ना, हमको जो है यही वेक्टर आर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से याद रखेगा, m इंटू बी, ठीक है, m इंटू बी प्लस n इंटू वेक्टर ए अपॉन m प्लस n। फिर r इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू m इंटू वेक्टर ए, सॉरी m इंटू वेक्टर बी माइनस n इंटू वेक्टर ए अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये कब होगा, ये जब इंटरनल होगा तब, याद रखिएगा, ये जब इंटरनल होगा तब, यानी ये जो पॉइंट होगा पी क्यू के अंदर होगा तब। और ये कब होगा, ये जब एक्सटर्नल होगा तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ आ गया होगा कि भाई सेक्शन फॉर्मूला कब है। और एक बात याद रखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब रेशियो दिया हो। ठीक है, जब भी रेशियो की बात आएगी तभी हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और आज का क्लास काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हमने जो जो आज बताया आपको, ठीक है, उसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ताकि आपको अगले क्लास में कोई समस्या ना हो, यानी जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करें तो आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है,